सलाम इंडिया, आप देखिए गाइड न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हनीफ शेख। आज हम बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जितेंद्र अवार्ड साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसमें उन्होंने बताया कोरोना वायरस के बारे में और कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में बताया। आइए हम जानते हैं। इस वीडियो में जो ये वीडियो बहुत लंबी है। इस वीडियो में जो है कोरोना वायरस के बारे में जो तफसील से बताया गया है, ये लंबी वीडियो है, लेकिन इसको आपको देखना है और उसके बाद में जो किस तरीके से इससे लड़ना है वो बताया गया है। देखिए, गरीबों की जितने भी एक्शन निकलेंगे उसका पूरा जिम्मा उन्होंने लिया है। चांदनगर, रशीद कंपाउंड और ऊपर के पट्टे से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, जिसको एग्रेसिव टेस्टिंग बोलते हैं कि ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे, ज़्यादा पॉजिटिव लोग मिलेंगे तो उनको दवाई देके अच्छे करके घर भेज सकते हैं। यहाँ पे जो मसला थे उसमें से एक बहुत सख्त से बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर से अपील करना चाहता हूँ कि कृपा करके आप पेशेंट से मत बात करिए। पेशेंट को अगर फीवर है तो आप स्ट्रेट म्यूनसिपालिटी के फीवर क्लिनिक में भेजिए, नहीं तो हॉस्पिटल जाने की सलाह दीजिए। ये लो दवाई, बुखार है, कुछ नहीं है, ये बोल के आप उसको मौत के कुएं में ढकेल दो। 4 दिन के बाद उसको ब्रेथलेसनेस हो जाता है, सांस उसकी अटक जाती है और फिर वो हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहाँ के मौत का दरवाजा आप खोल दो। जब आपको मालूम है कि इस शहर के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, तो मैं डॉक्टर से अपील करना चाहूँगा कि आपके पास फीवर का पेशेंट आया, रुकिए मत, उसको तुरंत एक तो टेस्ट करवा लीजिए, नहीं तो उसको स्ट्रेट कोविड का सब ये इलाज करना शुरू कर दीजिए। उमरा में जो हादसे बढ़ रहे हैं, इसकी वजह आप वापरीन इधर बैठी है, सबसे बड़ा वो हॉस्पिटल है, आप लोग कालसेकर के ऊपर उंगली कर रख देते हो। कालसेकर को आदमी तब पहुंचता है जब वो पूरा कोलैप्स हो, यानी जो ऑक्सीमीटर लगाते हैं, ऑक्सीजन की जो गिनती शुरू होती है। मेरा जब किया था, मैं जब फंस गया था, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल 70 पे आया। इसके पास जो केसेस जाती है ऑक्सीजन लेवल 30, 40, 50, कहाँ से बचाएगी वो? तो भी मैं बोलता हूं कि उसने बहुत सारा प्रयास करके बहुत लोगों को बाहर निकाला। यानी ये सब तुम लोगों को लगेगा कि मैं कालसेकर का मेरा कुछ, मैं जिंदगी में उस हॉस्पिटल में गया हूं ना, कभी बिल के लिए फ़ोन भी करता हूं, मेरी वो पूरे ही नहीं। लेकिन इस शहर को संभालने के लिए सबकी जिम्मेदारी है। एक तो पहली चीज़ मैं डॉक्टर से फिर से एक बार अपील करूंगा कि जरा भी फीवर लगा तो उसको तुम दवाई दो ही मत, उसको बोलना भाई पहले भाग टेस्ट करवा। पर में वो निमोनिया पे चला जाता है, उसकी सांस फूल जाती है, जाते जाते कोलैप्स हो जाता है। अब दूसरी बात, अभी 35 पेशेंट उधर एडमिट है। कितने डॉक्टर? 31 पेशेंट स्टेडियम में एडमिट है। उसमें से 4 लोगों को हमने डिस्चार्ज कर दिया है, अच्छे होके वापस चले गए। ये कोई इतना डेंजरस खेल नहीं, यानी जितना इसको बताया गया उतना, पर इसके कुछ कानूनन जो है वो पालना। जैसे आपको हुआ है, आपको लगता है, तुरंत अपने आप को म्यूनसिपालिटी के हवाले कर दीजिए। म्यूनसिपालिटी वाले आपको जहाँ पहुँचाना है सब एकदम अच्छी तरीके से करें। समझो अभी मुझे हुआ है, ये 2 लोग मेरे बाजू में हैं, उन्होंने तुरंत जाके अपने आप को क्वारंटाइन आइसोलेशन में डाल देना। मालेगांव का देखो, बराबर आए कंट्रोल में। मालेगांव समझो भिवंडी का और अपना मुमरा का और मालेगांव का रिश्ता है, मालेगांव कैसे कंट्रोल में आए? लेकिन लोग अगर सुनेंगे ही नहीं तो फिर कैसा चलेगा? देखो, मैं ये हक से इसलिए बताना चाहता हूं कि मुझे भी ऐसा ही हुआ ना। ये तो आपकी दुआएं थी जो मैं बच गया, वरना बचने की कोई मेरी उम्मीद ही नहीं। जब डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि 2 महीने के बाद घर से बाहर गिरो, तो भी आपकी प्यार मोहब्बत मुझे घर में रुकने नहीं देते।
आज मेरी ताकत इतनी कमजोर है कि मैं बैठते बैठे ऐसा हिल रहा हूं। 12 किलो वजन निकल गया, लेकिन शहर को बचाना है तो फिर मेरे हालात क्या है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। तो ये एक अच्छा काम हो रहा है। 50 सिलेंडर कल सुबह आ जाएंगे तो वो एक शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से मेरी तरफ से और एक 10 वेंटिलेटर हम लोग कालसेकर को दे रहे हैं। तो उधर के वेंटिलेटर के 4 पहले दे चुका है, 20 बेड दे चुके हैं, 20 बेड दिए है। और एक ऑक्सीजन देने की एक ज़बरदस्त नवी मशीन न्यूजीलैंड से आई है। हमारा प्रयास ये है कि मुमरा में कम से कम 100 मशीन लग जाए। अगर ये 100 मशीन लगती है तो फिर जाना बहुत मुश्किल है। अभी लोग हाई डायबिटीज़ के पेशेंट है मुमरा में, हाइपरटेंशन के पेशेंट है और घर पे ही इलाज कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों ने दररोज अपील करनी चाहिए, आपके चॅनल्स लोग देखते हैं की भाई घर में मत बैठो। बीमारी ते अंगावर काढण्याला काय म्हणतात हिंदीमध्ये, मला काय बोलता येत नाही व्यवस्थित। यानी अपने आप डॉक्टर मत बनो। आपको लगता है बुखार है, तुरंत उठो और जाओ। यानी रुपये में आपका दवा, लेकिन 4 दिन जाने के बाद फिर 50,000 60,000, क्योंकि जो मशीन है वो 1-1 करोड़ की मशीन है, उसका खर्चा तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूँ। जो घर में बैठे हैं उन्होंने दिन में एक क्या बोलते हो, पपैया, एक बैदा, पुदीना की चाय और नींबू, ये दिन के खाने में खाना ही चाहिए। विटामिन सी की एक गोली और मल्टीविटामिन की एक गोली। मैंने म्यूनसिपालिटी को बोली है कि घर घर में ये गोलियां डाल दो, 8 दिन का कोर्स डाल ही दो। लेकिन जिनके पास थोड़ा सा पैसा है उन्होंने तुरंत मेडिकल से मल्टीविटामिन की एक गोली और जिंक और विटामिन सी की एक गोली, ऐसी गोली ले लो। फिर से एक बात बोलता हूँ, एक चाय बनाइए, पुदीना, नींबू शरबत, नींबू डाल के उसमें मेथी लगाए, मतलब मेथी की दाने रहते हैं उसका, वो डालिए। थोड़ा सा नींबू उसमें डाल के पानी में उबालिए उसको। 2 कप का 1 कप बनाइए और काढ़ा, और ये कप सुबह और रात को पीजिए। पपैया खाइए, एक बैदा खाइए, नींबू पानी पीजिए और एक हल्दी वाला दूध पीजिए। बस आपको नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा चेकिंग जो है वो हम लोग अभी उसको सस्ता करने जा रहे हैं। जैसे ये चेकिंग हो जाएगा तो अपने को बहुत सारा ये खुल जाएगा। मैं स्पेशल कैंप लगवाऊंगा चांद नगर, रेहान का एरिया, जहाँ से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं उस एरिया को कॉर्डन करके उस एरिया से लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि अपने को उधर से मदद हो जाए, यानी पेशेंट कम हो जाए। अगर धारावी के पेशेंट कम हो सकते तो मुमरा के क्यों नहीं हो सकते? अगर मालेगांव के पेशेंट कम हो रहे हैं तो मुमरा के क्यों नहीं हो सकते? लेकिन हम कानून मानेंगे ही नहीं, हम लोगों का सुनेंगे ही नहीं। लोग पागल है, बोलने वाले को क्या अक्ल है। जैसे कल एक औरत को गोसावी ने फोन किया कि आपके घर में एक पॉजिटिव है, अब 4 लोग घर में हैं, तो आप अलग हो जाइए, क्वारंटाइन हो जाइए। उसने गोसावी को धमकी दी, मैं FIR करूंगा। आप कौन होते हैं मेरे पति को हॉस्पिटल ले जाने वाले? क्या बोलेंगे? यानी हमारे अधिकारी कैसे भी हो, आज जान की जोखिम लेके हॉस्पिटल में घूम रहे हैं ना, विदाउट PP किट, ये भी कुछ नहीं उनके अंग पे। सब डॉक्टर्स PP किट जाते, नर्सेस PP किट जाके लेके जाते, गोसावी कोई पहनता है कुछ? तो आपको कम से कम ये तो समझना चाहिए कि जिम्मेदारी से ये अधिकारी प्यार मोहब्बत से अपने लिए कर रहे हैं। कौन निकला ये व्हाट्सएप पे जो लिख रहे हैं, कभी कोविड का ये 3 महीना हो गया, घर से निकले क्या? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सब व्हाट्सएप पे खेल खेलने वालों को, कौन सा खाने का पैकेट आपने गरीबों के हाथ में जाके दिया है? हम लोग इतने हक से बोलते, इसकी वजह है कि हम लोगों ने पैकेट, ये मालूम कि हम मौत के नजदीक जा रहे हैं तो भी पैकेट घर घर में बांटा है। दिल्ली का 40,000
व्हाट्सएप पे मजा लेने वाले घर से नीचे नहीं उतरते, ग्लोव्स डाल के घर में ही बैठते, ग्लोव्स से ही वो ऑपरेट करते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त पे राजनीति नहीं की जाती। वक्त वक्त का एक ये तकाजा रखना चाहिए कि कौन से वक्त पे हम क्या कर रहे हैं। अभी ये हॉस्पिटल हमने इमरजेंसी करके अगस्त नहीं तो सितंबर में ये हॉस्पिटल खुल जाएगा, जिसको 1 साल और रखता ऑक्सीजन लाइन के लिए। इमरजेंसी में मैं और कमिश्नर ने बैठ के सब टेंडर्स फाइनल करवाए। अभी इसका काम शुरू हो जाएगा सितंबर के शुरुआत और सितंबर में ये हॉस्पिटल पूरा हो जाएगा। इसका सोलिंग चालू है स्टेडियम का, वो 8-10 दिन में वो भी फाइनल होके वो भी खड़ा होने को शुरुआत हो जाएगा। अब कितना बेड का बता दीजिए। 500 नहीं, 500 नहीं, 500 बेड तो है, वो साइड है, वो एक पार्ट है, वो बताएंगे। जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें हम लोग इंटेंसिव केयर यूनिट ICU, लेकिन जो कोविड वेंटिलेटर्स करके है वो 100 है और 150 ऑक्सीजन है। और मेरा ख्याल आफरीन बराबर है कि यानी तुम अगर गलती है तो बताना कि ऑक्सीजन ज़्यादा लगता है। अगर ऑक्सीजन हम लोग ने सही रखा सब जगह पे ऑक्सीजन रूम्स, तो वेंटिलेटर बहुत कम लगे। बहुत कम है। वेंटिलेटर पे लोग बहुत कम जाते हैं। बहुत कम है। अगर ऑक्सीजन टाइम पे मिला, बराबर है ना, तो वेंटिलेटर पे जाने की उम्मीद यानी ये बहुत कम है। तो मेरा प्लानिंग ये है कि मुंब्रा में ऑक्सीजन के रूम्स बढ़ा देंगे जिधर हो सके। जैसे कालसेकर की बिल्डिंग है, कॉलेज कालसेकर कॉलेज की बिल्डिंग है, वहाँ पे जितना हो सके ऑक्सीजन। लोगों को क्या लगता है कि ऑक्सीजन मेरे लगता है ना, जो मरीज जाते हैं उनका क्या होता है कि ऑक्सीजन गिर जाता है, तो उनको जल्द ऑक्सीजन हम दे सकते हैं तो तुरंत बाहर आ जाता है। जैसे हम दोनों ने डिस्कस करके एक मशीन है वो जिसको हाई फ्लो नेसल कैन्यूला बोलते हैं, जोर से ऑक्सीजन मारता है, नया मशीन आया है। रात को 11 बजे इसने खरीदा, एक पेशेंट गया था 40, कितना था उसका ऑक्सीजन? 55 था, 40 था इसका ऑक्सीजन। अगर नॉर्मल इस पे रहता तो सुबह तक गुजर जाता। इसने मशीन मंगवाई, 2.5 लाख की मशीन है सर, 2,65,000 की। उस औरत पे डाली प्लानिंग करके, आज वो औरत सेफ। ऐसे 100 मशीन्स कम से कम हम लोग यहाँ लगाने। कुछ खर्चा मैं जेब से करूंगा, कुछ खर्चा इधर उधर से, लेकिन 100 मशीन यहाँ पे शुरू करेंगे ताकि किसको ऑक्सीजन कम नहीं गिरे। वेंटिलेटर पे फिर वो थोड़ा सा लंबा बात हो जाता है, लेकिन मैं खुद वेंटिलेटर पे था, मेरे को ऑक्सीजन नहीं जम रहा था, मेरे को वेंटिलेटर पे डाला। पर ऊपर वाले की मर्जी, लोग 8-10 दिन वेंटिलेटर पे जाते, मैं 2.5-3 दिन में वापस आ गया। यानी मेरी जो रिकवरी है वो डॉक्टर भी हैरान है कि इतने जल्दी रिकवरी कैसी हुई। यानी ये जो गरीबों की सेवा करने की जो ताकत है वो यहाँ पे है। बिना उम्मीद, बिना कुछ काय मिलना हा विचार न करता बिंदास। तो मेरा बोलना यही है ये व्हाट्सएप वालों से, भाई हमने जो किया वो तुम करो ना, मैं घर में बैठता हूँ, आओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सब ये यानी सभी लोग हैं, सपोर्ट तो पैथोलॉजी के डॉक्टर बोला ना, ये सगळे पॅथ लॅब आणि एक्सरे वाले आहेत. हे ओपनली बाहेर येऊन बिचाऱ्यांनी किमती पण कमी केल्यात, पण किमती आम्ही जाहीर करत नाही कारण का कळव्याला एक किंमत आहे, इथे एक किंमत आहे. परत ते कळव्याला का लागलं आणि ते वर्षात जे काय असेल ते एक्सरे फुकटात होणार आहे एवढं नक्की. सर ये एक्सरे का जो एडवांस टेक्नोलॉजी पे आपने बताया, तो ये पूरा प्रोसेस कैसा होगा, मरीज को कैसे उसको ऐसा है कि approach आपने करना एक्सरे होगा, निकाला, उसके बारे में क्या जानते हैं? आपने एक्सरे निकाला, फिर वो एक्सरे नासिक की कंपनी उन्होंने एक एपरेटस बनाया है, उसको वो एक्सरे चला जाएगा. एक्सरे पढ़ के वो एक्सरे आदमी नहीं पढ़ता है, वो एपरेटस ही एक्सरे पढ़ता है और विद इन सेकेंड्स बता देता है कि कितना परसेंटेज डिटेक्टेड है, क्या हो सकता है फ्यूचर में, इसको क्या हो सकता है. और मैं ये भी बताऊंगा कि हर नाके पे ऑक्सीमीटर रखेंगे. आपका अगर ऑक्सीजन 95
92 के नीचे जरा भी किया गया तो आपको रुकना नहीं चाहिए। रुकना नहीं चाहिए। यानी 80 बीटी है तो भाग के जाओ, तुरंत रिक्शा में बैठो और हॉस्पिटल पहुंचो। ऑक्सीमीटर तो सस्ता आता है, लोग खरीद भी सकते हैं, 500-600 रुपये कीमत है उसकी। नहीं ऐसा है कि खरीदो मत, मांगता है तो मैं 100 जगह पे टेबल लगा के रख दूंगा, आते जाते चेक करते रहो। लेकिन जो छुपाने की आदत है, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, एक्सपोजर होना चाहिए। ऐसा नहीं है। तुम जब छुपाते हो तो आजू बाजू वाले 10 लोग मरते। नहीं, जो शुरुआत हुई थी उस वक्त खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से बताया गया, अभी आपने भी बोले कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, तो जो डर बिठाया गया था वो लोगों के दिलों से डर निकलना चाहिए कि आपको डॉक्टर के पास जाना अगर चाहिए। लोगों के दिल में डर है तो इतनी भीड़ मुमरा में नहीं जाना। हाँ, कोई डर भी नहीं है, दवा खाने को लेके जो डर बैठा हुआ है। कोई डर भी नहीं है। लोगों को कानून से लेना देना ही नहीं है। अगर मैंने बोला ये शेर है, ए कुत्ता है, ये जो कुछ लोगों की आदत है ना, उससे उसको तो धोखा हो रहा है। लेकिन समझो गरीब माँ है घर में, पिताजी है घर में, बीबी है घर में, बच्चे है घर में, धोखा उनको है। सर आपको ऐसा नहीं लगता जो प्रोटोकॉल की वजह से लोग डरते हैं हॉस्पिटल की तरफ जाने से, या आप जैसा बोल रहे हैं? देखो ऐसा कुछ भी हो, तुम्हारी जान कीमती है कि नहीं? डर है, सब मुझे पता है, लेकिन जान बचानी है कि नहीं बचानी? तुम घर में बैठ के तुम्हारी जान बचेगी क्या है? जब तुमको घर में बैठना था तब तो तुमने लॉकडाउन पालने से इनकार कर दिया। ऐसा भाजी मार्केट में जाते थे कि इनको दररोज खेती से लाई हुई तरकारी खाने की ही आदत है। लेकिन वो एक टाइमिंग की भी तो वजह थी ना, 2 घंटे के अंदर अगर पूरा शहर मार्केट लेने के लिए निकले। पहली चीज लॉकडाउन में बाजार गलती तो खुलने होगी। का ही नहीं था। हाँ, ये तो मुमरा वाले मानते ही नहीं, फिर पुलिस भी क्या करे, तो खोल देते थे। लॉकडाउन में कोई मार्केट खुला नहीं मालेगांव में। मालेगांव में पूछो कितना टाइट किया था, खत्म हो गया कोविड का डर वहां से। नियोजन उस वक्त सही नहीं हुआ, वो टाइमिंग का जो ऐसा 2 घंटे का लोग मामला था। नियोजन में आएंगे तो सही होता है। हाँ, लोग नियोजन में आना चाहिए ना, लोग मानेंगे ही नहीं। सारी गलती लोगों की थी, प्रशासन की कोई गलती नहीं थी उसमें। अरे प्रशासन की गलती क्या है? मुमरा मार्केट में मैं खुद घूमता था, क्या गलती है प्रशासन की? अगर गुलाब मार्केट सुबह 4 बजे लगता है, प्रशासन की गलती है? चुपके से आके एक आदमी ठेला लगा देता है, उसके पीछे 100 ठेले लग जाते हैं, क्या करेगी प्रशासन? नहीं, ऐसा टाइमिंग भी जो थी, आखिर में वो भी आदमी है ना, कड़को हो गया ना। टाइमिंग भी जो थी वो भी एक वजह थी उसमें। टाइमिंग बाजार खुलने का ही नहीं था, बाजार खुला कैसा? अब लाठी मारो तो आप चिल्लाएंगे, लाठी मार रहे हैं। मैं शहर का दे रहा हूं ना, पूछो मालेगांव में आरती सिंह नाम की एसपी थी, रास्ते पे आदमी नहीं दिखता था मालेगांव में, आदमी औरत थी, पूरे दिन मालेगांव में बैठ के रहती थी। मालेगांव सुधर गया। जो केसेस 400 और 500 के ऊपर चली गई थी, आज 5-10 केसेस नहीं मिल रहे। 5-10 जरा पढ़ाई करो, जरा मालूमात लो। पूरा ओपन भी हो ओपन किया उसने अभी। ये अभी लॉकडाउन लगभग 50% शिथिल हो गया है, देखो, मुझे और ये ऐसे डर- में फिर हालात मुमरा में कैसे संभलेंगे सर? वो ये ऐसा है कि अभी लोग भी रुकने को तैयार नहीं। लॉकडाउन से हम थक गए, कंटाल गए। अब यही डर है मुझे कि अब लोग संपर्क में आएंगे, ये और ज्यादा बढ़ेगा। तो जरा भी आपको शक आता है कि थोड़ा सा मुझे बुखार आ रहा है, जरा गले में खिचकिच हो रही है, तुरंत स्टेडियम में आइए, कहीं पे भी जाइए और अपना इलाज शुरू करें, और घर में मत बैठे। आप फंस जाओ। कोई भी, अभी स्टेडियम में 200 बेड है, सिर्फ 35 बेड हमारे भरे हुए हैं, 100 यानी 170 बेड खाली है। कम से कम 170 की ताकत तो है अपने पास। वहाँ पे 50 ऑक्सीजन के बेड है, यानी आपको धोखा नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी हम ले रहे हैं ना। और एक सवाल पूछा, कौन सा आमदार ये सब करता है, जरा बताओ ये महाराष्ट्र में? नहीं, अजीत दादा भी तो गए थे अभी। अजीत दादा पूना के संपर्क मंत्री के नाते गए थे। वो पूरे पैदल घूम रहे थे, बाकायदा कई वीडियोस आई है उनकी। वो कोविड के लिए नहीं गए थे भाई साहब, वो जो बादल आया ना, हाँ, उसके लिए गए। सर ठीक है, कोरोना पे काफी सारी बातें हो गई। शहर एक और समस्या से फिर उस पर आप आ जाना। आजकल है ना मुमरा में सब
सिटी स्कैन से भी इसको डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं डॉक्टर साहब से आफरीन साहिबा से पूछना चाहता हूँ कि ये क्या है, ये उससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? उससे ज़्यादा मैं बताता जी सर। हूँ। सीटी स्कैन से तुम्हारा लंग का पूरा मालूमात मिलती है। लंग में अगर पैच है तो समझ जाना ये कोविड है। ये क्या थोड़ी रॉकेट साइंस है, ये तो क्लियर है। जिसको परवड़ता है उसने तुरंत सीटी स्कैन करवा लेने का। आजकल लोगों ने एक चोर रास्ता ये निकाल लिया है सर, प्रोटोकॉल की वजह से, कि वो सिटी स्कैन करवा के, क्योंकि उसकी रिपोर्ट म्यूनसिपलिटी को जाती नहीं, वो फिर वो अपना इलाज खुद करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि केसेस बढ़ भी रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि सीटी स्कैन जिसके पास है सीटी स्कैन बंद करवा दो आप ऐसा। और अगर हो रहा है तो मैं वो इमीडिएट तुम्हारे पास रिकॉर्ड रखो और शाम को वो रिकॉर्ड म्यूनसिपलिटी में दो। तो उसको गाइडलाइन में भी ले लीजिए ना सर, कि मस्ट है वो रिपोर्ट करना। नहीं, मैं वो महाराष्ट्र टास्क फोर्स को बोलता हूँ, ते महाराष्ट्राच्या प्रोटोकॉलमध्ये आमचे। यस सर दूसरी एक समस्या शहर में पूरे रमजान में भी चली, अभी भी चल रही है, टोरंट की बिजली परेशानी की। और लोगों की मतलब वो जो भी वो टिकटॉक वाले आपके विरोधी है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम लोगों में भी जो है काफी इसको लेकर के परेशानी है। और लोग मतलब आपसे कुछ उससे उम्मीद चाह रहे हैं कि आप टोरंट के ऊपर कोई दबाव बनाए। मेरे को टोरेंट का काम किसने किया? हमने नहीं किया। बीजेपी जब सत्ता में थी, बीजेपी ने उनको वर्क ऑर्डर दे के रखी थी, उनसे 600 करोड़ रुपया लेके रखी थी गवर्नमेंट में। हम उसको कैंसिल नहीं कर पाए, नहीं तो हमको उनको 1,500 करोड़ रुपया देना पड़ता। बात ऐसी है कि लॉकडाउन की वजह से वो मेंटेनेंस जो होता है वो कर दी। मेंटेनेंस न करने की वजह से आज बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो रही। कल से जब लॉकडाउन खुलेगा, लेबर आएंगे, उसके बाद मेरी उनकी बहुत तनातनी हुई। मैंने बोला मैं आमदार हूँ, लेकिन मुझे शहर से ज़्यादा लगाव है। मोर्चा हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस निकाले, तो उन्होंने बोला कल से मेंटेनेंस शुरू करते हैं। और मेंटेनेंस शुरू करके फिर जैसे हर साल मार्च अप्रैल मई में हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, ये साल चांस ही नहीं मिला मेंटेनेंस का, तो भारी नहीं आया कोई। अभी लेबर आएगा, लेबर की कितनी दिक्कतें आने वाली अभी वक्त बताएगा। जैसे रिक्शा वाले आधे तो घर चले गए, जितने बेचारे हमारे उत्तर भारत के भाई होते सब गांव चले गए, गरीब बिहारी थे वो चले गए। तो अभी ये दिक्कतें लेबर की आएंगी, लेकिन मैंने कल उनको बोला है कि भाई ये दिक्कतों को पार करके तुमको मेंटेनेंस करके शहर को संभालना पड़ेगा। और एक 8-10 दिन में ये पूरी समस्या हमारे यानी मेरा ख्याल ये है कि अगर वो सही तरीके से मेंटेनेंस करेंगे तो भिवंडी में लाइट जाती है, किसको मालूम है? भिवंडी में लाइट नहीं जाती। ये ऐसे ही हाल वहाँ पे। भिवंडी में तो जो लास्ट टाइम वो फ्लड आया था अभी लास्ट ईयर, तो वहाँ 1 मिनट को भी लाइट नहीं गई थी। जब नहीं, वैसे ही हाल हमारे इधर रहेंगे, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं कुछ कर पाए तो क्या करें? प्री मानसून मेंटेनेंस वर्क नहीं हो पाया। नहीं, प्री मानसून में मेंटेनेंस वर्क ही नहीं हो पाए। उनका जो प्लानिंग है कि फीडर बढ़ाने का, ट्रांसफार्मर बढ़ाने का, उन्होंने लिया और कोविड शुरू हो गया। तो करे क्या? मेरे को गाली देने में बहुत आसान है, ये तेरी माँ, लेकिन क्या, और उसके आगे मैं क्या बोल सकता हूँ? जो बोलते साहब लॉकडाउन में कोई काम करने को ही तैयार नहीं है। जेन्युइन रीजन यानी ऐसा है कि एक ट्रक ने 4 पोल ऊपर से उड़ा दिए, बाईपास आदमी ही नहीं। और पोल रिपेयर करने के लिए, पोल उठाने के लिए वो खींचना पड़ता है पोल, आदमी नहीं, तो करे क्या? जैसे मुझे लाख इच्छा है कि मैं अब पूरा ताकत के साथ मुमरा में घूमूं, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। 2 घंटे के बाद थकान महसूस होती है, घर पे जाना पड़ता है। सर महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर है, और एक सरकार ने बोली थी कि किराएदारों से किराया मत लो। ये एक अपील की थी, कोई उसका जीआर नहीं था, कोई ये नहीं था, खाली एक अपील किए थे कि किराएदारों से। मुमरा के अंदर बड़ी तादाद में किराएदार लोग रहते हैं, और अभी जो है कल से शुरू होगा धीरे धीरे। और ऐसी समस्या बड़ी आ रही है कि जो मकान मालिक है वो किराया मांग रहे, और वो लोग किराया दे तो गए। ऐसा कोई स्पष्ट आदेश या इस तरह का कोई आप लोग नहीं बन सकता है। इसकी वजह यह है कि मुमरा में लोग किराए पे जीते भी। मैं पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं मुमरा की बात करता हूँ, महाराष्ट्र मत बात करिए। आप सिर्फ मुमरा संभालिए, आपके लिए मुमरा ठीक है।
जिसके पास 2 घर है वो 10,000 रुपया 12,000 रुपया 2 घर का लेता है तो उसका घर चलता है। ये भी तो ध्यान में रखना चाहिए। मैं कैसे बोलूँ अब तू तेरा घर मत बंद करो, इसका भाड़ा छोड़ दे। कोई भी जब निर्णय आता है तो उसका प्रॉस एंड कॉन्स चेक करने पड़ते हैं। प्रॉस कॉन्स चेक नहीं किए कर हमने कहा था कि भाई मत करिए, मत लीजिए। अभी मैं किसी दुकान का, मेरा खुद का जो धंधा है उसमें मुझे कई लाख रुपए भाड़ा देना पड़ रहा है, वो आदमी सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे गरीब किराएदारों की सरकार कुछ मदद कर सकती है क्या, उनको किराए के लिए इमरजेंसी के हालात में? हर अगर समस्या सरकार अपने बदन पे लेगी तो सरकार काम कैसे करेगी? मुझे तो रिक्शा वाला पे तरस आता है कि जो सुबह किक मारता था और रात को पैसे लेके घर के जाके बीबी को देता था कि कल का खर्चा चला। अगर सरकार ये सब करने लगेगी तो सरकार काम ही नहीं कर पाएगी। सरकार से कितनी उम्मीद रखने की, ये भी, इसकी भी ऊपर मर्यादा है कि नहीं है। जैसे आप भाड़े पे रहते हैं वैसे बंबई में फ्लैट वाले भी भाड़े पे रहते हैं। अभी करे क्या? ये नहीं हो सकता ना। आप सरकार से कितनी उम्मीदें रखो? किसी ने अपने घर का केबल बंद किया कि नहीं भाई खर्चा बढ़ रहा है, केबल बंद कर दें? वैसा तो मोबाइल भी बंद नहीं किया किसी ने। वो तो जरूरी चीजों में। और जाते जाते से मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि मुझे आज फक्र है कि कब्रिस्तान बना है। आज सबसे ज्यादा अगर किसी ने सेवा की होगी मुंब्रा शहर की तो इस कब्रिस्तान ने की। ये सोचो कि अगर ये कब्रिस्तान नहीं होता तो इस शहर के हालात क्या होते। आज पूरा दरवाजा खुला है, लोग भिवंडी से आ रहे हैं, लोग कुर्ला से आ रहे हैं, लोग पनवेल से आ रहे हैं। हम लोग किसी को भी रोक नहीं रहे। जाओ भाई दफना दो। हम उसको पूछ रहे तू किधर का है, क्या है। एक बार उसका इस धरती से रिश्ता ऊपर वाले ने ख़त्म कर दिया तो उसको जहाँ जाना है वहाँ हम उसको मदद करें। ठीक है सर, आपने